नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के दिसंबर 2011 के क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने लगातार पिछले कुछ दिनों से 2004 से लेकर दोस्तों कंटिन्यू अभी तक दोस्तों दिसंबर 2010 2011 जून तक की दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसको डिटेल में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी क्रम में दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे इसी दोस्तों आर्कियोलॉजी जो सीनेट के दिसंबर 2011 के महीने के क्वेश्चन पेपर की। यदि दोस्तों आप भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी यूनिट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपने आर्कियोलॉजी यूनिट की प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं दोस्तों, जहां से दोस्तों हम आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दोस्तों आपको समय समय पर मिलते रहेंगी। और ये दोस्तों आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही कम फीस में दोस्तों आर्कियोलॉजी यूनिट के लिए आपको ई नोट्स, मटेरियल, पीडीएफ, साथ में दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, वो जितने भी आपके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो साथ में मॉडल पेपर दोस्तों, सभी कुछ दोस्तों आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी साथ में मिलती रहेंगी। दोस्तों यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, जो चैनल का दिया गया नंबर है उससे दोस्तों आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, चाहे कॉल या फिर मैसेज के माध्यम से। दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। मतलब दोस्तों जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड नहीं है। दोस्तों दो प्रकार की तिथि विधि होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जितने भी हम फॉसिल्स या फिर एविडेंसेस हमको प्राचीन समय के मिलते हैं, उनकी दो प्रकार की मेथड होती है दोस्तों। एक होता है दोस्तों सापेक्ष विधि और दूसरा होता है निरपेक्ष विधि। दोस्तों जो ये इसमें एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है, इनमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो ये चार ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं एब्सोल्यूट डेटिंग में, तो कौन सा ऐसा है इनमें से जो एब्सोल्यूट डेटिंग का भाग नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग जो दोस्तों C14 पर बेस्ड होता है, दूसरा है पोटेशियम आर्गन डेटिंग, तीसरा दोस्तों ट्री रिंग काउंटिंग और चौथा है दोस्तों थर्मोलिमेंसिस डेटिंग। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि इनमें से जो ट्री रिंग काउंटिंग दोस्तों, जिसको हम लोग दोस्तों हिंदी में बोलते हैं वृक्ष वलय गणना या फिर वृक्ष वलय गणना, जिसको हम लोग दोस्तों डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कह लें एक प्रकार से दोस्तों ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, फिर ट्री रिंग काउंटिंग जिसको हम लोग वृक्ष वलय तिथि विधि भी कहते हैं दोस्तों, इसमें होता यूं है कि दोस्तों जब भी कोई किसी लकड़ी का टुकड़ा या फिर किसी वृक्ष का कोई वो भाग मिलता है दोस्तों, जब हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसमें जो ट्री रिंग होता है उसकी काउंटिंग के हिसाब से उसको हम पता लगा पाते हैं कि ये वृक्ष आज से कितने वर्ष पहले कितना पुराना रहा होगा। दोस्तों ये जो विधि है ये आपके एब्सोल्यूट डेटिंग के भाग नहीं है दोस्तों, जबकि जो आपकी रेडियो कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन, थर्मोलिमेंसिस डेटिंग है दोस्तों, ये सभी के सभी आपके एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड का भाग हैं। सॉरी दोस्तों, अब देखिए एक एक करके समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है भाई कि जो ये रेडियो कार्बन डेटिंग है, इसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों 1952 में 1952 दोस्तों जो एफ विलियर्ड लिब्बी है, कौन दोस्तों, एफ विलियर्ड लिब्बी है दोस्तों, इफ इसी लिब्बी महोदय ने दोस्तों आपकी जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसकी शुरुआत की थी। इसका सिंपल सा फंडा है दोस्तों, कोई भी ऐसा फॉसिल्स, कोई भी ऐसा जीवाश्म हमें मिले जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद है दोस्तों, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर जिसमें दोस्तों C14 के बेस बनाकर दोस्तों उसकी डेटिंग की जाती है। वहीं पर दोस्तों यदि आप लोगों ने पोटेशियम आर्गन का नाम सुना होगा दोस्तों, तो पोटेशियम आर्गन को दोस्तों हम लोग यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, तो इसको यूज किया जाता है वॉल्केनिक एश के ऊपर था दोस्तों, जो ज्वालामुखी राख होती है दोस्तों उस पर प्रयोग किया जाता है आपका पोटेशियम आर्गन। और दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो पोटेशियम आर्गन है, इसके अलावा एक अन्य विधि जिसको हम लोग बोलते हैं फिशन ट्रैक विधि, उसका भी उपयोग दोस्तों आपके वॉल्केनिक ऐश के ऊपर किया जाता है, ज्वालामुखी राख के ऊपर किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए दोस्तों आपको एडिशनल जानकारी भी होनी चाहिए। दोस्तों अब आपसे प्रश्न यह भी पूछा गया है कि वह प्रथम ऐसा कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों जहां पर इस पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो आप लोग जरूर ध्यान रखें दोस्तों, वह आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है ओल्डुआई गार्ज। कौन सा दोस्तों, जो ओल्डुआई गार्ज दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां पे दोस्तों इस डेटिंग मेथड का पहली बार प्रयोग किया गया था। वो भी किसके द्वारा दोस्तों, तो आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा LSB लिकी का। दोस्तों LSB लिकी ने पहली बार वहां पर इसका प्रयोग किया था। वही दोस्तों जो अंतिम यहाँ पर नाम दिया गया थर्मोलिमेंसिस डेटिंग,
दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है आपके पोट्रीज पर, अर्थात दोस्तों जो मृद भांड होते हैं जो आग में पकाए गए होते हैं। खासियत इसकी है दोस्तों, ऐसा कोई भी दोस्तों मृद भांड जो कि आग में पका हो तो उसमें दोस्तों उसकी उष्मा के आधार पर उसमें अग्नि की मात्रा कितनी प्रयोग है, तो उसी के आधार पर दोस्तों हम जो है डेटिंग को कंडक्ट करते हैं, उसके हिसाब से उसकी डेटिंग को हम लोग बताते हैं। तो ये जो विधि है दोस्तों थर्मोइलेक्ट्रिक, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों उष्मा दीप्ति विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में? उष्मा दीप्ति तिथि विधि। दोस्तों जो उष्मा तिथि विधि है दोस्तों ये आपके मृदभांड पर की जाती है। वहीं पर कल को यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि किसी हड्डी का, किसी बोन का यदि हमको डेटिंग निकालना है तो कौन सी डेटिंग करेंगे दोस्तों, तो वो डेटिंग होती है आपकी फ्लोरीन टेस्ट मेथड। मतलब दोस्तों जो फ्लोरीन का परीक्षण है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारी हड्डी होती है उसमें फ्लोरीन की एक निश्चित मात्रा होती है जो समय के साथ घटती बढ़ती है, और इसी के आधार पर दोस्तों फ्लोरीन टेस्ट मेथड के द्वारा किसी हड्डी का कितना पुराना है, हड्डी को कितना नया है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग प्रमाण प्राप्त करते हैं। किस विधि से? फ्लोरीन टेस्ट मेथड से। दोस्तों ये कुछ जैसी एडिशनल जानकारियां हैं दोस्तों जो कि आपको मैं बार बार रिपीट करता हूं। कारण है दोस्तों, यदि आप हमारे 2004 से 2011 तक के भी प्रश्नों को देखेंगे तो कोई भी ऐसा प्रश्न जहां पर मुझे लगता है कि आपको एडिशनल जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, तो भले ही दोस्तों वो क्वेश्चन एक ही पेपर में 3 बार आ रहे दोस्तों, लेकिन हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। कारण है दोस्तों कि आपको बस सुनकर क्या हो जाए, आप याद कर लें उन फैक्ट्स को दोस्तों, आपके दिमाग में बैठा ले, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न एक दूसरा दोस्तों लगातार एक दूसरे साल बनते रहते हैं और आपको कोई कंफ्यूजन वहां पे होना नहीं चाहिए। आगे चले दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, द साइट ऑफ मोरहाना पहाड़ इज एसोसिएटेड विद, मतलब कि दोस्तों जो मोरहाना पहाड़ है ये किस पुरातत्वविद के साथ, किस आर्कियोलॉजिस्ट के साथ ये एसोसिएट करता है, किसने इसके बारे में बताया, किसने इसके बारे में एक्सक्वेशन किया। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं वीएस वाकनकर का, दूसरा नाम दिया गया दोस्तों एसीएल कार्लाइल का, तीसरा नाम दिया गया दोस्तों डीएच गॉर्डन का, और चौथा नाम दिया गया दोस्तों कैप्टन विचिंग का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोस्तों जो एसीएल कार्लाइल हैं इन्होंने दोस्तों जो मोरहाना पहाड़ है इसके बारे में दोस्तों काफी विस्तृत जानकारी दी, इसके बारे में उन्होंने एक्सक्वेशन किया, इत्यादि कार्य किया है। अब दोस्तों जब भी एसीएल कार्लाइल का आप लोग नाम सुनेंगे तो दोस्तों इन्होंने भारत के संदर्भ में जो आपका मेसोलिथिक पीरियड है, मध्य पाषाण काल है, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इनका जो कार्य है दोस्तों मेसोलिथिक को लेके दोस्तों अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पर दोस्तों जो आपने यहाँ पर पहला नाम देखा दोस्तों वीएस वाकनकर का, इनको जब भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें तो इनसे एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो है आपका साइट है भीमबेटका। दोस्तों जो भीमबेटका आर्कियोलॉजिकल साइट है ये एसोसिएट होता है आपके वीएस वाकनकर से। कारण दोस्तों कि इन्होंने यहाँ पर जो रॉक आर्ट है दोस्तों, रॉक आर्ट है इसके बारे में इन्होंने काफी गहन अध्ययन किया वीएस वाकनकर ने, और यही कारण दोस्तों कि वीएस वाकनकर को फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट बोला जाता है, अर्थात भारतीय जो प्रागैतिहासिक जो आपका चित्रकला है दोस्तों उसके बारे में हम लोग इनके जनक के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों भीमबेटका से न केवल वीएस वाकनकर का ही दोस्तों कार्य जुड़ा है, इसके अलावा दोस्तों आप एक अन्य व्यक्ति को भी नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तक और इनकी जो दोस्तों रिसर्च है ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिनका नाम दोस्तों वाई मठपाल, नाम याद रखिए दोस्तों जो वाई मठपाल हैं ये दोस्तों अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और इनका कार्य भीमबेटका पर काफी अच्छा खासा रहा है। आगे चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों भीमबेटका का नाम आ ही गया तो एक चीज और भी बता दें दोस्तों, भीमबेटका से जो हमको पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जो रॉक आर्ट जो पेंटिंग देखने को मिलती है, वो रॉक आर्ट पेंटिंग दोस्तों आपके मेसोलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई है, अर्थात दोस्तों आपको जो मध्य पाषाण काल है ये उससे जुड़ी हुई हमको दिखाई देती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, द साइट ऑफ लहुरा देवा हैज बीन गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ, मतलब दोस्तों जो आपका लहुरा देवा पुरास्थल है दोस्तों, यह पुरास्थल किस चीज के बारे में हमको पहला प्रमाण देता है दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, व्हीट अर्थात गेहूं के बारे में, दूसरा बार्ली जौ, तीसरा राइस, और दूसरा दोस्तों मिलेट मतलब बाजरा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, चाहे यदि हम लहुरा देवा की बात कर ले दोस्तों, तो जो लहुरा देवा का आर्कियोलॉजिकल साइट है ये फेमस है दोस्तों आपको किसके लिए, दोस्तों ये आपका फेमस है राइस के लिए, अर्थात आपके चावल के प्रमाण के लिए। वहीं पर दोस्तों आप लोगों ने कोल्डिहवा का भी नाम सुना होगा, कोल्डिहवा भी पूरा दोस्तों चावल के लिए ही फेमस है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो लहुरा देवा एक्सक्यूट किया गया दोस्तों, संभवतः जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है ये साइड दोस्तों एक्सक्यूट की गई थी राकेश तिवारी सर के द्वारा, और दोस्तों ये जो आपका लहुरा देवा का साइट है यहाँ से हमको जो राइस है अर्थात जो आपके चावल है इसके प्रथम साक्ष्य उगाए जाने की हमको दिखाई देता है, इस वजह से इसका ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है दोस्तों कि द मुतंचला चिंतामणि गवि वॉज एंड, मतलब दोस्तों आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा मुतंचला
चिंतामणि गवी आपकी एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जो कि दोस्तों एक केव है, अर्थात दोस्तों एक प्रकार की गुफा है दोस्तों। और ये स्थित कहाँ पर दोस्तों, मतलब ये किस प्रकार की साइट है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन दिए गए, मेसोलिथिक केव साइट है, अर्थात दोस्तों मध्य पाषाण काल की ये गुफा है दोस्तों। वहीं पर अपर पैलियोलिथिक केव है, अर्थात उच्च पूरा पाषाण काल की यह केव है। या फिर तीसरा दिया है प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट साइट है, मतलब कि जो प्रागैतिहासिक कला का है दोस्तों, यहाँ से हमको प्रमाण देखने को मिल रहा है। या फिर मिडिल पैलियोलिथिक केव है। जिसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोस्तों जो आपका मुतंचला चिंतामणि गावी आपका महत्वपूर्ण दोस्तों ये केव है, ये आपके अपर पैलियोलिथिक साइट है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों हमको इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखने को मिलती है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि ये स्थित कहाँ पे, वेयर इज वॉट लोकेटेड दोस्तों। जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है दोस्तों, ये आपके आंध्र प्रदेश में, जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य दोस्तों, ये वहां पर आपकी स्थित महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है दोस्तों, आपसे ध्यान से जवाब दीजिएगा कि द फर्स्ट एक्सकेवेशन ऑफ प्राइमरी लोअर पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया वाज द कंडक्टेड बाय, मतलब दोस्तों ये है आपका कि जो प्रथम आपका प्राइमरी लोअर पैलियोलिथिक अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल का साइट है दोस्तों, उसको किसके द्वारा सबसे पहली बार उत्खनन कराया गया था। तो वह कौन से प्रथम ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, जिन्होंने पहली बार किसी लोअर पैलियोलिथिक साइट को, निम्न पूरा पाषाण काल के पुरास्थल को उत्खनित किया था, वो भी भारत में। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, एच डी संकालिया का, ये दूसरा नाम दिया गया दोस्तों जी कॉर्निवस का, तीसरा नाम दिया गया दोस्तों के पदैया का, और चौथा नाम दिया गया दोस्तों वी एन मिश्रा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो के पदैया है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहली बार दोस्तों जो आपकी लोअर पैलियोलिथिक साइट दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, उसको एक्सकेवेट किया था दोस्तों। लगातार इन्होंने कई सारे अन्य आपके साइट्स को भी एक्सकेवेट किया दोस्तों। इनके नाम लगातार पूछ ले जाते हैं दोस्तों। इनमें कुछ मैं आपको पुरास्थलों के नाम में बता दे रहा हूँ, इन्होंने जो कि दोस्तों एक्सकेवेट किए थे। उनमें नाम आता है दोस्तों आपके बूदिहल का। किसका नाम आता है दोस्तों, बूदिहल आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा इसामपुर का। किसका नाम सुना होगा दोस्तों, जो इसामपुर आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, उसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यहाँ से दोस्तों हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों इनके अलावा दोस्तों अन्य इन्होंने भी अन्य कई चीजें दोस्तों, जिसमें आपका यदियापुर भी दोस्तों जो आर्कियोलॉजिकल साइट इन्होंने क्या किया था, एक्सकेवेट किया था। तो दोस्तों जो ये भी सभी चीजें दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले, तो उनको सही करें किसी भी कीमत पे, क्योंकि दोस्तों आपके छोटे छोटे नंबर दोस्तों आपको क्या करते हैं कि आपको एग्जाम में सफल बनाते हैं, और आपको एक अच्छा खासा रैंक और दोस्तों आपको नंबर देके जाते हैं। वही दोस्तों यदि आप हम बात करते हैं एच डी संकालिया की, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया नाम, एच डी संकालिया दोस्तों कई सारे साइट्स को एक्सकेवेट किया था। उनमें दोस्तों आपका आता है आहार आर्कियोलॉजिकल साइट। आहार आप कल्चर नाम सुना होगा दोस्तों। तो जो आहार आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको दोस्तों एक्सकेवेट किया था आपके एच डी संकालिया सर ने। जबकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं इनके अन्य पुरास्थलों की, दोस्तों इनके अन्य पुरास्थलों में भी दोस्तों इन्होंने कई सारे पुरास्थल को एक्सकेवेट किया, जिसमें आपका आता है दोस्तों इनाम गांव। दोस्तों जो इनाम गांव आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये भी दोस्तों इन्होंने एम के धवलिकर के साथ में दोस्तों मिलकर किया था इनाम गांव आर्कियोलॉजिकल साइट को। जबकि दोस्तों इसके अलावा हम अन्य भी पुरास्थल जो दोस्तों, इन्होंने कई सारे पुरास्थल अन्य भी दोस्तों क्या किए हैं, एक्सकेवेट किए हैं, जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो वही बात करते हैं वी एन मिश्रा के। वी एन मिश्रा जो तिलवारा आर्कियोलॉजिकल साइट है, उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया था। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको जो ये प्रश्न है समझ में आ रहे हों। दोस्तों वीडियो समझ में आए तो आप सभी से निवेदन दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि द कुरनूल केव्स इन साउदर्न इंडिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, मतलब कि दोस्तों जो दक्षिण भारत का कुरनूल गुफा है, इसको सबसे पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं न्यूबोल्ड, दूसरा दिया गया है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, तीसरा दिया गया है बर्किट, और चौथा नाम दिया गया है कैमियाडे। दोस्तों आप सबसे पहले चीज ये जान लीजिए, दोस्तों जो कुरनूल केव है, इस पे दो लोगों का काम है। पहला काम है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का, जिन्होंने दोस्तों सबसे पहली बार इस कुरनूल गुफा को खोजा। वहीं पर दोस्तों कैमियाडे ने भी दोस्तों इस पे अच्छा खासा काम किया है, लेकिन यहाँ पर बात खोजने की जा रही दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूट वही है दोस्तों जिनको हम लोग भारतीय प्रागैतिहास के जनक अर्थात फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री के
रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, प्लीज उसको नोट डाउन कर ले। जैसे दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अर्थात भारतीय पुरातत्व के जनक कौन जाना जाता है दोस्तों, तो वहां पर आप लिखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन जब भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक की बात करते हैं, अर्थात हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, तब आप दोस्तों बोलेंगे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। वहीं पर दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्री प्री रॉक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, अर्थात दोस्तों जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसके जनक के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों, तब आप लिखेंगे वी एस वाकणकर। दोस्तों इनके जो है वो आपके प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पर प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी, अर्थात जो भारतीय समुद्री पुरातत्व विज्ञान है उसके जनक के रूप में किसे जानते हैं दोस्तों, तो आप लिखेंगे एस आर राव। जिन्होंने दोस्तों लोथल का एक्सकेवेशन किया, वही एस आर राव दोस्तों आपके भारतीय पुरातत्व के, समुद्री पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते दोस्तों। उन्होंने न केवल लोथल पे दोस्तों, उन्होंने द्वारका पे भी अच्छा खासा काम किया है। इसके अलावा दोस्तों हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी इन इंडिया, मतलब दोस्तों वह कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने दोस्तों जो स्तरीकरण का सिद्धांत है भारत में प्रतिपादित किया था, तो वह थे दोस्तों आपके सर मार्टिमर व्हीलर। तो कुछ ऐसे फैक्ट है दोस्तों जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेरी पूरी कोशिश दोस्तों कि आपके क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कराने के दौरान आपको दोस्तों जितनी भी एडिशनल जानकारी हमारे पास है आपको प्रोवाइड कराई जाए। और दोस्तों ऐसी कहीं पे भी दोस्तों आपको अन्य कोई भी दोस्तों चैनल या फिर कोई भी ऐसे दोस्तों क्लासेस होंगे आपको इतनी जानकारियां एक साथ नहीं देंगी। दोस्तों यदि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी दोस्तों निवेदन है हाथ जोड़ के कि प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने जितने भी यार मित्र दोस्तों उनको प्लीज फॉरवर्ड करें, जिससे दोस्तों हमारा जो छोटा सा प्रयास है आपके लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरी ये जो चैनल है इसका व्यूज आप लोगों की संख्या कम होने की वजह से बहुत कम आता है। दोस्तों आप सभी का दोस्तों बस एक निवेदन है कि आप अपने अन्य जो भाई दोस्त यार मित्र दोस्तों उनको प्लीज शेयर करें, उनके साथ सब्सक्राइब कराएं दोस्तों, जिससे कि हमारा जो पहुंच है अन्य लोगों तक पहुंचे दोस्तों, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली बेसिस पर लाते रहे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, द साइट ऑफ मेहरगढ़ इन पाकिस्तान वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब दोस्तों जो पाकिस्तान का जो साइट है मेहरगढ़, यह किसके द्वारा खोजी गई। ध्यान रखिएगा उत्खनन की बात अलग आती है, जब उत्खनन की बात करते हैं तो यहाँ पर किया था जे एफ जेरिज, जैसे जो जे एफ जेरिज हैं इन्होंने यहाँ पर एक्सकेवेशन किया था, उत्खनन की बात की थी। लेकिन जब दोस्तों प्रश्न आ जाए आपके डिस्कवर की, तब आप थोड़ा सा दोस्तों क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन जब इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन दोस्तों इसके द्वारा जो मेहरगढ़ पुरास्थल इसकी खोज की गई थी। दोस्तों जब भी हम मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करते हैं दोस्तों, मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट से हमको सबसे पहली बार हमको किसके प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो कृषि के। किसके दोस्तों, कृषि के प्रमाण के लिए दोस्तों ये आपको जो मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट है ये वन ऑफ द मोस्ट दोस्तों आपका फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है। और ये किस नदी के तट पर से दोस्तों, ये आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये आपका जो बोलन नदी है या उसके तट पर स्थित है। उसका एक्सकेवेशन जे एफ जेरिस के दोस्तों निर्देशन में किया गया था दोस्तों, ये खोजा गया था द फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन की द्वारा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न दोस्तों ये है कि द माइक्रो सेटलमेंट पैटर्न ऑफ अ सेटलमेंट इज रिकंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, अर्थात दोस्तों जो किसी पुरास्थल का जो माइक्रो सेटलमेंट पैटर्न है ये किस विधि के द्वारा, वह कौन सा आपका एक्सकेवेशन का मेथड, इसके द्वारा तो हम उसको क्या करते हैं आपके उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको फिर से बनाते हैं। दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्टिकल एक्सकेवेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, सॉन्डेज या फिर क्वाड्रेंट एक्सकेवेशन। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कई प्रकार की उत्खनन की विधियां हैं, क्षैतिज उत्खनन है, ऊर्ध्वाधर उत्खनन है, चतुष्पाद उत्खनन है, तो कई सारी विधियां दोस्तों। खासकर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महास्म को किस प्रकार से किया जाता है उत्खनित, या फिर स्तूप को किस प्रकार से उत्खनित किया जाता है। क्वाड्रेंट मेथड दोस्तों ये यूज किया जाता है आपके स्तूप एंड महास्म के उत्खनन के लिए, मेगालिथिक पीरियड के उत्खनन के लिए। लेकिन दोस्तों जब बात आती है नॉर्मल किसी साइट को एक्सकेवेट करने की दोस्तों, तो उस समय जो आपका वर्टिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन है उसको उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। जब
हम लोग दोस्तों आपके किसी साइट को ऊपर से नीचे की तरफ एक्सकेवेट करते हैं दोस्तों, तो वो जो एक्सकेवेशन होता है दोस्तों वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उस एक जमीन के अंदर कितने सारे जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो मौजूद है, उसको जानने के लिए किया जाता है। वहीं पर दोस्तों यदि हम किसी एक सिंगल साइट के ऊपर एक स्तर पर हम यदि एक्सकेवेशन करते हैं जो कि विस्तृत क्षेत्र में होता है, तो उसका जो किसी एक कल्चर का विस्तार कितने तक दूर तक था, यदि हम उसका संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो हम इसके बारे में ऐसे पता करते हैं। तो ये कुछ चीजें दोस्तों जो कि आपको जानना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन द्वारा किसी भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट का जो माइक्रो सेटलमेंट पैटर्न है कि किस प्रकार से वहां पे उनका बसावट हुआ, उनकी क्या कुछ विधियां थी, उनमें क्या कुछ विकास हुआ, वो संपूर्ण अध्ययन हम किसके बारे में जान सकते हैं दोस्तों? आपके हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन के थ्रू जान सकते हैं। वहीं पर हमको उसी आर्कियोलॉजिकल साइट में कितने सारे हमको कल्चर्स यहाँ पे पनपते हुए दिखाई देते थे, हमको उनको पता करना होगा, तब हम कौन सी एक्सकेवेशन करेंगे दोस्तों? तब हम करेंगे आपके वर्टिकल एक्सकेवेशन को, अर्थात दोस्तों आपको जो कि आपके एक ही पुरास्थल में कितने प्रकार के वहां पर आपके कल्चरल एविडेंस मिलते हैं, इसको जानने का एकमात्र साधन आपका यही है। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ दोस्तों, तब तक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन बिग वे। अब देखिएगा दो चीजें हैं, मैंने बार बार आपको बोला है कि यहाँ पे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू अर्बनाइजेशन वर अकर्ड। द फर्स्ट वन अर्बनाइजेशन इज अकर्ड बाय द कॉपर टेक्नोलॉजी विच वर यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन held in the 6th century BC which were occurred by आयरन टेक्नोलॉजी। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आपके एग्जाम में यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, ये पूछा है फर्स्ट अर्बनाइजेशन को, अर्थात प्रथम नगरीकरण के काल को। हमने आपको पढ़ाते समय ही बताया था कि भारतीय संदर्भ में दो नगरीकरण हुए। प्रथम नगरीकरण हुआ आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, और जो द्वितीय नगरीकरण हुआ ये आपका हुआ कब? ये आपके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अब जो देखिए दोनों ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, उनमें टेक्नोलॉजी का और यूज ऑफ मेटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रही है। अर्थात दोनों के दोनों नगरीकरण में किसी न किसी धातु का नया प्रयोग हुआ है, और उस धातु के प्रयोग ने उनके जीवन में और सामान्य वृद्धि की। जैसे जैसे हम चले आते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहां पे हमको दिखाई देता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में हमको दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब सिंधु घाटी सभ्यता इतना विकास क्यों की, इसका कारण क्या था? तो हमने आपको बताया था कि दे नो यूज ऑफ द कॉपर टेक्नोलॉजी, अर्थात उनको पता था कि किस प्रकार से जो कॉपर टेक्नोलॉजी है उसका वो उपयोग करेंगे, और इसी कॉपर टेक्नोलॉजी की वजह से फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है वो क्या हुआ, उनका बना, और वो चीजें जो विकास की गई। अब बात ये तो हो गई, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कॉपर टेक्नोलॉजी भी दी है। इस कॉपर टेक्नोलॉजी, सॉरी, जो यहाँ पर आयरन टेक्नोलॉजी दी है, इस आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से जो है आपका बाद में जब 6th सेंचुरी बीसी आएगा तो उन्होंने क्या किया, इसी आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से वहां पर सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या हुआ, शुरू हुआ। तो ये सभी फैक्ट जो हम आपको यहाँ पर बताते हुए जा रहे हैं, प्लीज उनको ध्यान में रखें कि फर्स्ट किसकी वजह से हुआ, तो कॉपर टेक्नोलॉजी की वजह से, सेकंड किसकी वजह से हुआ, तो आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। फर्स्ट जो अर्बनाइजेशन हुआ ये किस क्षेत्र में हुआ, तो आप देख रहे हैं सिंधु प्रदेश जो है आपका, जो कि आपका पाकिस्तान का, अफगानिस्तान, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर हमको देखने को मिलता है। जबकि यदि हम बात करते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन की, तो जो मिडिल गंगा प्लेन है ये वहां पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं आपके सेकंड और फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बीच में, उनको प्लीज ध्यान रखें। ये किस पीरियड में हो रहा है, कहां पर हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, इससे क्या कुछ चीजें हुई, हमने इनके बारे में डिटेल में जानकारी आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इनको फिर से मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दिया, तो प्लीज उनको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स विद द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लीजिए, मैंने अभी बात की कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है उसको हम लोग किस अन्य पर्यायवाची के रूप में जानते हैं। तो भैया आपके सामने ऑप्शंस मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन ये किस पीरियड में हुआ था, ये हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है हम लोग उसको किस रूप में जानते हैं, हम लोग उसको जानते हैं ब्रॉन्ज एज के रूप में। कारण क्या है कि यहां पर जो ब्रॉन्ज है ये यूज किया गया था एज अ मेटल, मतलब कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में जिस धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था वह था आपका ब्रॉन्ज, अर्थात कांसा। और कांसे का प्रयोग इतना ज्यादा किया गया था कि इनकी जो लाइफ स्टाइल थी इसकी वजह से काफी ज्यादा चेंज हो गई तथा मॉडर्न हो गई थी। और यही कारण है कि इतना ज्यादा उपयोग होने के कारण
इस काल को हम लोग सीधे सीधे क्या बोल देते हैं, ब्रॉन्ज एज बोल देते हैं, अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता या फिर कांस्य युग बोल देते हैं। और ये जो आपका कांस्य है युगीन सभ्यता है, यही आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात प्रथम नगरीकरण के काल के रूप में भी आप इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो सभी फैक्ट्स हम आपको बताते जा रहे हैं, प्लीज इनको अपने दिमाग में नोट डाउन करते हुए चलें, या फिर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर आप बताते हुए चलें। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न दोस्तों आगे पढ़ने से पहले यदि दोस्तों आप हिंदी के विद्यार्थी हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और चीजों को दोस्तों अच्छे से कनेक्ट करके आप टिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे आपके सामने है कि दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स अंडरलाइंस द साउदर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। मतलब दोस्तों वह कौन सा आपका आपका मोस्ट साउदर्न आपका लिमिट है दोस्तों, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों वह कौन सा दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम बिंदु के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों सुरकोदड़ा का, दूसरा बलाथल का, तीसरा दायमाबाद और चौथा पादरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो दायमाबाद आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे साउदर्न मोस्ट लिमिट दोस्तों। अब दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता का यह विस्तार आए दोस्तों, तो एक चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखें, और दोस्तों क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, इसलिए दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान में भी रखनी होंगी। दोस्तों ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया दोस्तों आपका ईस्ट, और ये हो गया दोस्तों आपका वेस्ट। दोस्तों ये जो नॉर्थ है, यदि हम बात करते हैं कि हड़प्पन कल्चर के नॉर्थ में अर्थात सबसे उत्तरी पुरास्थल का नाम बताइए, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये सबसे उत्तरी पुरास्थल का नाम है मांडा। क्या नाम है दोस्तों, मांडा नाम है दोस्तों, जो कि आपकी चिनाब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित दोस्तों। और ये मांडा पुरास्थल दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। जबकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं सबसे ईस्टर्न पॉइंट की, दोस्तों सबसे ईस्टर्न पॉइंट है आपका आलमगीरपुर। क्या है दोस्तों, आलमगीरपुर दोस्तों आपका सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। और दोस्तों ये आलमगीरपुर स्थित है आपके यूपी का जो मेरठपुर जिला है दोस्तों, वहाँ मेरठ में स्थित है। और दोस्तों ये आपके हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, जो हिंडन नदी है उसके तट पर स्थित है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं सबसे साउदर्न की, दोस्तों हमने अभी बताया दोस्तों कि जो दायमाबाद आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है दोस्तों, और ये आपके प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं आपके सबसे वेस्टर्न पॉइंट की, दोस्तों सबसे वेस्टर्न पॉइंट दोस्तों आपका सुत कांगे डोर। क्या है दोस्तों, सुत कांगे डोर। जो सुत कांगे डोर है दोस्तों, ये आपका सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। और दोस्तों ये आपका बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, जो बलूचिस्तान है ये वहां पर स्थित है दोस्तों। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि दोस्तों ये आपके दास्क नदी के तट पर स्थित है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कि आप लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि लगातार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये सभी फैक्ट्स आप लोग जरूर ध्यान में रखा करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन डेवलप्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब हम दोस्तों कुछ देर पहले जब हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो अभी बताया था दोस्तों कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है दोस्तों आपके जो पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान और भारत का दोस्तों जो पश्चिमी इलाका है, वहां पर आपका उस जियोग्राफिकल रीजन में आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ था। लेकिन दोस्तों जब हम बात की थी सेकेंड अर्बनाइजेशन की, तो हमने आपको बताया दोस्तों जो सेकेंड अर्बनाइजेशन दोस्तों ये आपका मिडिल गंगा प्लेन में हमको होता हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों ये आपका 6th सेंचुरी में अर्थात जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है दोस्तों, ये वहां पर हमको विकसित होते हुए दिखाई देती है। अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ऐसा हमने आपको बताया कि दोस्तों ये जो आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन ये किसके वजह से दोस्तों विकसित हुई, तो दोस्तों ये विकसित हुई आपके आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से, अर्थात दोस्तों जो आपका जो लौह तकनीक है उसके वजह से आपका जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो विकास कर पाया। और कहाँ पर, तो मिडिल गंगा प्लेन में, अर्थात जो मध्य गंगा घाटी है वहां पर हमको इसका उद्भव दिखाई देता है। आगे चले दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंदरिया महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड एट। अब जब भी आप लोग कंदरिया महादेव मंदिर
को ध्यान में रखें। तो दोस्तों ध्यान रहे, यह दोस्तों आपके जो चंदेल शासक है दोस्तों, चंदेल जो रूलर है दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों ये मंदिर का निर्माण कराया गया था। वहीं पर दोस्तों जो कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों वन ऑफ द फाइनेस्ट टेम्पल माना जाता है दोस्तों आपके महादेव मंदिर को लेके, शिव मंदिर को लेके। और दोस्तों ये मंदिर है आपके मध्य प्रदेश में स्थित जो खजुराहो पुरास्था दोस्तों, जो कि इरोटिक सीन्स के लिए जाना जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों, जो इरोटिक सीन्स हमको खजुराहो से देखने को मिलते हैं, तो ये आपके चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए थे। और दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश के खजुराहो क्षेत्र में स्थित है। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि खजुराहो टेम्पल स्कल्पचर्स आर फेमस फॉर। लीजिए, हमने अभी बताया दोस्तों जो खजुराहो टेम्पल्स हैं किसके लिए फेमस है भाई, तो ये आपके इरोटिक सीन्स के लिए क्या है, आपके फेमस है। वही दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि विच प्लेस इज फेमस एज क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दोस्तों कौन सा ऐसा आपका जो पूरा स्थल है या कौन सा आपका स्थल दोस्तों जो कि क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। हम्पी, दूसरा दिया गया दोस्तों बेलूर, तीसरा दिया गया है एलोरा और चौथा दिया गया दोस्तों एहोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो आपका हम्पी दोस्तों आपका पूरा स्थल है दोस्तों, इसको हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर में ध्यान रखिएगा किस रूप में जाने दोस्तों, तो क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप में हम इसे जानते हैं। अब देखिए हम्पी से दोस्तों कई सारे हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। खासकर दोस्तों हम्पी जो फेमस है वो किस लिए फेमस दोस्तों, तो वो फेमस है आपके किसके दोस्तों, तो ये फेमस है आपके स्थापत्य संरचनाओं के लिए। दोस्तों इन सभी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि कारण दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जो आपका हम्पी दोस्तों ये आपके मंदिर कला के लिए क्या है, मूल केंद्र के रूप में जाना था और मंदिर के स्थापना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि सूर्या टेम्पल इज सिचुएटेड एट, अर्थात दोस्तों जो आपके सूर्य मंदिर ये कहां पर स्थित है। दोस्तों जब भी सूर्य मंदिर की बात की जाए तो आप लोग दो मंदिरों के नाम एकदम रट जाइए। पहला दोस्तों जो मोढेरा का सूर्य टेम्पल है, कहाँ का, मोढेरा का सूर्य टेम्पल दोस्तों, यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। साथ में जो दूसरा टेम्पल दोस्तों वो आपका कोणार्क का सन टेम्पल दोस्तों कि आपका उड़ीसा में स्थित है, और इसका सही आंसर भी दोस्तों यहाँ पर कोणार्क ही होगा। या तो दोस्तों आपके एग्जाम में कोणार्क देगा या फिर मोढेरा देगा, और दोनों देगा दोस्तों तो ऑप्शन में ए और बी दोनों देगा। दो आपके सन टेम्पल जो कि आपके फेमस है, पहला दोस्तों आपका मोढेरा जो सन टेम्पल है, दूसरा कोणार्क का सन टेम्पल। अगला दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि चन्नकेशव टेम्पल इज एट, मतलब कि दोस्तों जो चन्नकेशव मंदिर है ये कहां पर स्थित है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है बादामी में स्थित है, दूसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है सोमनाथपुर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका बेलूर में स्थित है, चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके हम्पी में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो आपका बादामी दोस्तों, यहाँ पर आपको जो चन्नकेशव टेम्पल दोस्तों क्या है आपका स्थित, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, और यहाँ से एग्जाम के प्रश्न भी बनते रहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत सिंपल और साधारण सा है, यदि आप इसको चाहें तो आराम से कर ले जाएंगे कि हरिहर स्कल्पचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखिए है बहुत सिंपल सा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए हम लोग बोलते हैं कि हरि नाम लो, हरि किसको कहा गया, किस देवता को हरि के रूप में जानते हैं, तो जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु जो हैं इनको हम लोग हरि के रूप में जानते हैं, हरि भजो, ठीक है, हम लोग बोलते हैं। अब हर हर महादेव बोलते हैं, तो हर किसको कहा गया है, हर बोला गया है भगवान शिव को, महादेव को, ठीक है, महादेव को क्या बोला गया है, महादेव को हर बोला जाता है, हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो भगवान शिव को बोला गया। तो जो हरि है ये विष्णु की बात करता है, हर जो है भगवान शिव की बात करता है। तो वही पूछ रहा है कि जो हरिहर स्कल्पचर है ये किसके कंपोजिशन की बात करता है, ये आपको बताना है। भैया हरिहर स्थापत्य में किसकी मूर्ति हमको बनी हुई दिखाई देती है, भगवान विष्णु की और भगवान शिव की, इसलिए इसका ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यह है कि मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद दोज इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जो नाम दिए गए हैं ये नाम दिए गए हैं आपके क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं एक्सकेवेटर्स के एंड कुछ आपके बुक्स के राइटर्स के। दूसरा जो नाम दिया गया भैया ये दिया गया बुक्स का। अब जो पहला नाम हमको आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है L.R. विनफोर्ड। क्या मिल रहा है, L.R. विनफोर्ड जो है दोस्तों ये आपके
पहले नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एल.आर. विनफोर्ड ने दोस्तों कौन से बुक्स को लिखा, ये आपको बताना। इन्होंने लिखा है दोस्तों आपकी एन आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो है दोस्तों एन आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो दोस्तों आपके एल.आर. विनफोर्ड में लिखा है। जबकि हम बात करते हैं जेडी क्लार्क की, आपको जरूर नाम सुना होगा, जेडी क्लार्क की पुस्तक है दोस्तों कोलंबो फॉल्स। वहीं पर बात करते हैं वीजी चाइल्ड की, दोस्तों जो वीडी चाइल्ड है, गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं इनको, जो वीजी चाइल्ड है इन्होंने कौन सा लिखा है दोस्तों, तो इन्होंने लिखा है आपका द आर्यन। बाकी दोस्तों जो बचा आपका स्टुअर्ट पिगट, दोस्तों आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, प्री हिस्टोरिक इंडिया इनकी लिखी गई पुस्तक का नाम है। और स्टुअर्ट पिगट दोस्तों ये वही विद्वान है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों जो आपके दो पुरास्थल हैं जिनको हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रूप में जानते हैं, इन्होंने उनको जुड़वा राजधानी अर्थात ट्विन कैपिटल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूप में क्या क्या था बताया था। इस वजह से दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी दोस्तों आपको क्या करना है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। दोस्तों जो लिस्ट 1 है आपके ये साइट्स के नाम दिए गए, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों इनके नाम दिए गए हैं। और जो लिस्ट 2 है दोस्तों यहाँ पर इनके आपके कल्चर्स के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा साइट किस कल्चर से एसोसिएट करता है। दोस्तों सबसे पहले जो साइट का नाम दिया गया है वह साइट दी गई दोस्तों आपको बागोर। अब बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों किससे एसोसिएट करता है दोस्तों, तो ये एसोसिएट करता है दोस्तों जो बागोर आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपका एसोसिएट करता है दोस्तों मेसोलिथिक पीरियड से। जबकि दोस्तों जो जायल जमा है, जायल डिपॉजिट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दोस्तों जो जायल आर्कियोलॉजिकल साइट है ये किससे एसोसिएट करता है दोस्तों, तो ये एसोसिएट करता है आपके लोअर पैलियोलिथिक साइट से। जबकि दोस्तों जो पाटन आर्कियोलॉजिकल साइट है, पाटन दोस्तों फेमस क्यों है, तो पाटन फेमस दोस्तों ऑस्ट्रिच एग सेल के लिए। किसे दोस्तों, ऑस्ट्रिच एग सेल जो है दोस्तों उस पे इसके लिए फेमस दोस्तों। इसका प्रमाण हमको यहाँ से पाटने से देखने को मिला है। वीएस साइज दोस्तों इसका एक्सकेवेटर के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों ये पाटना आर्कियोलॉजिकल साइट है ये किससे एसोसिएट करता है दोस्तों, तो ये एसोसिएट करता है आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड से। जबकि दोस्तों बचा आपका ज्वालापुरम आर्कियोलॉजिकल साइट ये एसोसिएट करता है दोस्तों आपके इस मिडिल पैलियोलिथिक साइट से, अर्थात आपका जो मध्य पूरा पाषाण काल दोस्तों ये उससे एसोसिएट करता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। तब तक जल्दी दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वे दोस्तों विद्यार्थी जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो चाहे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है दोस्तों कि आपको वहां पर फिर से एक बार लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है दोस्तों। जहां पर दोस्तों जो लिस्ट 1 है ये आपके बुक्स के नाम दिए गए हैं। किसके नाम दिए गए भाई साहब, बुक्स के नाम दिए गए हैं। और जो लिस्ट 2 है ये इनके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, अर्थात राइटर्स के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों हमने कुछ देर पहले ही जेडी क्लार्क की जो पुस्तक है आपकी कोलंबो फॉल्स उसके बारे में बताया था, बिल्कुल सही। अभी दोस्तों हम लोगों ने एल.आर. विनफोर्ड की भी किताब हमने आपको बताई थी। एल.आर. विनफोर्ड की भाई कौन सी किताब थी, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए, बताइए। आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी किसने लिखा है, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ग्राहम क्लार्क की पुस्तक है। आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी किसने लिखा है दोस्तों, एल.आर. विनफोर्ड, हमने अभी कुछ देर पहले बताया। एनालिटिकल आर्कियोलॉजी किसने लिखा है, तो हमने बताया था एनालिटिकल आर्कियोलॉजी लिखा है आपके डेविड क्लार्क ने। जबकि आपको जो कोलंबो फॉल्स है उसको किसने लिखा है, जेडी क्लार्क ने लिखा है। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये चीजें जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि यहाँ पर फिर से आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। जो लिस्ट 1 है यहाँ पर आपके साइट के नाम दिए गए, किसके नाम दिए गए हैं, साइट्स के नाम, पुरास्थलों के नाम दिए गए। और यहाँ पर जो लिस्ट 2 है इनके कल्चर के नाम दिए गए। दोनों को क्या करना है, आपको मिलाना है। सबसे पहले बुधिहल आर्कियोलॉजिकल साइट, हमने बताया था कि बुधिहल किसने एक्सकेवेट किया है, के पदैया ने। जो के पदैया है इन्होंने क्या किया है, बुधिहल आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेट किया है। और के पदैया वही हैं जिन्होंने सबसे पहली बार भारत में किसी लोअर पैलियोलिथिक साइट को क्या किया था, एक्सकेवेट किया था। और उन्हीं में से एक साइट दोस्तों बुधिहल, जिसको एक्सकेवेट किया है आपके के पदैया ने। और ये जो बुधिहल आर्कियोलॉजिकल साइट है ये किससे एसोसिएट है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, इसका सही आंसर क्या होगा। जो बुधिहल आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों ये आपसे यहाँ से हमको किसके प्रमाण मिलते हैं, बूचर फ्लोर के प्रमाण मिलते हैं। वहीं पर जो आपके हुंसगी है, हुंसगी से दोस्तों किसके प्रमाण हमको देखने को मिलता है, बताइए जल्दी से। हुंसगी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हुंसगी वैली लोअर पैलियोलिथिक से दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। वहीं पर दोस्तों आप लोगों ने सवालदगी का नाम सुना होगा, सालदगी का। ये दोस्तों एसोसिएट करता है किससे दोस्तों, ये एसोसिएट करता है आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड से, अर्थात पूरा उच्च पूरा पाषाण काल से।
बचा दोस्तों उतनूर दोस्तों। उतनूर दोस्तों आपका एक नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, कहाँ से दोस्तों, जो दक्षिण इंडिया है, साउदर्न इंडिया है दोस्तों, वहां का आपका एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और दोस्तों यहाँ से हमको एक एस माउंट्स के अर्थात जो राख के टीले दोस्तों, जो कि नवपाषाण काल की देन माने जाते हैं, यहाँ से हमको उसके प्रमाण दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो ए होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ दोस्तों, जल्दी से एक बार तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपको क्या करना है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है दोस्तों। यहाँ पे जो लिस्ट वन दोस्तों आपको नाम दिए गए हैं, लिस्ट वन दोस्तों नाम दिए गए इनके साइट्स के अर्थात इनके पुरास्थलों के, जबकि दोस्तों जो ये लिस्ट टू है यहाँ पर नाम दिए गए किनके, ये लिस्ट टू में नाम दिए गए दोस्तों इनके आपके एक्सकेवेटर्स के। किसके नाम दिए गए दोस्तों, इनके एक्सकेवेटर्स के अर्थात उत्खननकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा भाई साहब, तो आपके सामने सबसे पहले नाम दिए गए पाटने आर्कियोलॉजिकल साइट। हमने अभी बताया दोस्तों पाटने से हमको एस्ट्रिच एग्सेल के प्रमाण मिले हैं, और हमने उसी समय बताया दोस्तों इनको एस ए साली के दोस्तों जो है वो किया गया था, एक्सकेवेट किया गया था। किसके दोस्तों, एस ए साली जो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, उसको एक्सकेवेट किया था। जबकि दोस्तों जो चिरकी आर्कियोलॉजिकल साइट है ये एक्सकेवेट किया गया था गुडरुन कार्नविस, आपको नाम सुना होगा गुडरुन कार्नविस का, उनके एक्सकेवेट किया गया था। जबकि दोस्तों जो भीमबेटका है, हमने अभी कुछ देर पहले दोस्तों वीडियो की शुरुआत में इसकी चर्चा की थी। भीमबेटका दोस्तों फेमस है आपके वीएस वाकणकर के कार्य के लिए, इनको दोस्तों हम लोग फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के रूप में भी जानते हैं। जबकि दोस्तों बचा हुआ जो सराय नाहर राय आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये दोस्तों एक्सकेवेट किया था आपके जी आर शर्मा ने। तो दोस्तों जो आपके फैक्ट हैं इनको प्लीज ध्यान रखें, और दोस्तों ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न आते रहते हैं, और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों एक बार फिर से आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। जो लिस्ट वन है दोस्तों ये आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स या फिर साइट्स के नाम दिए गए हैं, और दोस्तों लिस्ट टू जो है दोस्तों ये बात करता है ये किस प्लेस पर आपका स्थित है, ये प्लेसेस के नाम आपको दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले जो नाम मिलता है आपको यहाँ पर नाम दिया गया इसमें तक्षशिला का। दोस्तों आप लोगों ने तक्षशिला पुरास्थल का नाम सुना ही होगा। दोस्तों जो तक्षशिला पुरास्थल है ये कहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ी बात दोस्तों तक्षशिला पुरास्थल कहाँ पर स्थित है, तक्षशिला स्थल आपका स्थित है नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है ये वहां पर स्थित है। जबकि यदि हम बात करते हैं अवंती के क्षेत्र की, तो जो अवंती आपका साइट से दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो अवंती आर्कियोलॉजिकल साइट आपका स्थित दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में। जो जबकि आपका अंग जो क्षेत्र है, अंग कहां पर स्थित है आप सभी लोग जानते हैं, अंग बिहार का फेमस क्षेत्र है। जबकि दोस्तों बचा आपका विराट क्षेत्र, दोस्तों विराट क्षेत्र आपका राजस्थान का है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों एक बार फिर से आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से दोस्तों मैच कराना है। जो लिस्ट वन दोस्तों ये आपका दोस्तों साइट है दोस्तों किसका, दोस्तों ये आपके आर्कियोलॉजी का इंपॉर्टेंट साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। जबकि दोस्तों लिस्ट टू में इनके प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, अर्थात दोस्तों कहां पर ये आपका आर्कियोलॉजिकल साइट स्थित है, इनके लोकेशंस के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों नाम आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है आपको डाबरकोट। अब दोस्तों ये जो डाबरकोट आर्कियोलॉजिकल साइट है ये कहां पर स्थित, सबसे इंपॉर्टेंट डाबरकोट दोस्तों जो बलूचिस्तान क्षेत्र है ये वहां का इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों। जबकि चक 86 जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये कहां का आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, ये आपको बताना है। तो चक आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपके राजस्थान का आर्कियोलॉजिकल साइट है। जबकि दोस्तों जो भिराना आर्कियोलॉजिकल साइट ये कहां पर स्थित है, तो भिराना दोस्तों आपका हरियाणा में। बचा दोस्तों आपका नरहन, तो नरहन आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में अर्थात यूपी में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो इन सभी चीजों को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों आपको कौन सा साइट कहां पर स्थित है, किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया, क्या कुछ फैक्ट है दोस्तों, लगातार आपके एग्जाम में ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। चाहे दोस्तों वो नरहन हो, चाहे दोस्तों आपका भिराना हो, चाहे उसमें कोई भी पुरास्थल हो, उनसे लगातार आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न बनते हैं। तो प्लीज उनको ध्यान में रखें, और कोई भी कंफ्यूजन आए दोस्तों तो इन चीजों को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अब दोस्तों यहाँ पर नरहन की बात की जा रही है दोस्तों, जो नरहन आर्कियोलॉजिकल साइट है ये किसके द्वारा एक्सकेवेट की गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये एक्सकेवेट की गई दोस्तों आपके पुरुषोत्तम सिंह के द्वारा। किसी दोस्तों जो पुरुषोत्तम सिंह है दोस्तों इन्होंने क्या किया था, ये आपका जो आर्कियोलॉजिकल साइट नरहन है उसको क्या किया था, एक्सकेवेट
किया था। तो कुछ चीजें दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखें। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग्स विद द एंशिएंट प्लेसेस इन लिस्ट वन। मतलब दोस्तों जो आपके लिस्ट वन है, यहाँ पर एंशिएंट प्लेसेस के अर्थात साइट्स के नाम दिए गए हैं। वहीं पर जो दूसरा दिया गया है यहाँ पर स्टेट्स के नाम, अर्थात ये किस राज्य में स्थित है, ये उनके नाम आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको जो नाम मिलता है वो मिलता है गनवेरी वाला। अब गनवेरी वाला दोस्तों कहाँ पर है, ये आपका किस राज्य में स्थित है, ये आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों जो गनवेरी वाला आर्कियोलॉजिकल साइट है आपका वेस्ट पंजाब में स्थित है। जबकि दोस्तों जो दायमाबाद आर्कियोलॉजिकल साइट हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया दोस्तों आपको, जो दायमाबाद आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, ये आपके अहमदनगर जिला जो महाराष्ट्र है, ये वहां पर स्थित है। और दोस्तों जो दायमाबाद आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये सिंधु सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, अर्थात सबसे दक्षिणी स्थित आपका पूरा स्थल है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो बरूर क्षेत्र दिया है, बरूर आपका आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बरूर आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित दोस्तों आपके राजस्थान में बचा दोस्तों आपका सनौली आर्कियोलॉजिकल साइट। सनौली आर्कियोलॉजिकल साइट स्थित कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य में। इस वजह से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। तक एक बार जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं दोस्तों। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछकर दोस्तों आप हमें बता सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का है दोस्तों कि एक बार फिर से आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या कराना है, मैच कराना है। अब दोस्तों जो लिस्ट वन के आपके नाम दिए गए हैं, यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों आपके साइट्स के नाम है, आपके पूरा स्थलों के नाम है। जबकि दोस्तों जो लिस्ट टू है, ये आपके प्लेसेस के नाम, अर्थात इनके किस स्टेट में स्थित है, ये उनके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो पूछा गया भगवानपुर। दोस्तों भगवानपुर आपका एक इंपॉर्टेंट आपका क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, जो कि आपके लेट हड़प्पन पीरियड से संबंधित है। अब ये जो भगवानपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये स्थित कहाँ पर, ये आपको बताना है। दोस्तों आपके हरियाणा में स्थित आर्कियोलॉजिकल साइट। जब दोस्तों बात करते हैं महुरझरी आर्कियोलॉजिकल साइट की, तो महुरझरी आर्कियोलॉजिकल साइट आपके स्टोन इससे संबंधित पैलेयोलिथिक काल से संबंधित दोस्तों आपके पूरा स्थल है। अब महुरझरी स्थित कहाँ पर है, तो महुरझरी आपका स्थित दोस्तों कहाँ पर, तो ये स्थित है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि दोस्तों जो जखेरा आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, जखेरा, ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, जखेरा आर्कियोलॉजिकल साइट है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित। जबकि बचा दोस्तों आपका पांडुर राजभीरी, दोस्तों ये आपका स्थित है कहाँ पर, पश्चिमी बंगाल में, अर्थात जो वेस्ट बंगाल है ये वहां पर स्थित है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब दोस्तों जो लिस्ट वन दिया गया है, लिस्ट वन में नाम दिए गए हैं दोस्तों आपके इंस्क्रिप्शंस के। किसके नाम दिए गए दोस्तों, जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है राजाओं के, उनके नाम दिए गए हैं। लिस्ट टू में जो नाम दिए गए दोस्तों, ये नाम दिए गए हैं इनसे एसोसिएटेड रूलर्स के, अर्थात दोस्तों इनसे संबंधित शासक है दोस्तों, ये आपको उनके नाम दिए गए हैं। तो बताना है दोस्तों आपको कि कौन से शासक का दोस्तों कौन सा आपका यहाँ पर अभिलेख है, ये आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहले जो नाम दिया गया वो दिया गया है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन का, अर्थात ग्वालियर अभिलेख का। अब दोस्तों ये जो ग्वालियर अभिलेख है ये किस शासक का है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ग्वालियर अभिलेख है दोस्तों आपके मिहिर भोज का। किसका दोस्तों, मिहिर भोज। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो इन्हीं के नाम पे दोस्तों वो आपका काम मुहावरा फेमस है। दोस्तों जो मिहिर भोज है, इन्हीं का इंस्क्रिप्शन दोस्तों काफी फेमस इंस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्वालियर इंस्क्रिप्शन के रूप में। जबकि दोस्तों आप लोगों ने रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन सुना ही होगा, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमको किसका वर्णन देखने को मिलता है दोस्तों, जो सुदर्शन लेक है, जो सुदर्शन झील है दोस्तों, इसका वर्णन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों जो आपका लखनऊ म्यूजियम जैन इमेज इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, अर्थात दोस्तों जो लखनऊ संग्रहालय के जैन मूर्ति का अभिलेख है, ये किससे संबंधित है दोस्तों, यदि हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, जो जैन लखनऊ के म्यूजियम में, संग्रहालय में स्थित आपका जो जैन प्रतिमा लेख है, ये किस किस राजा से संबंधित दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये हुविस्क से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों, हुविस्क से संबंधित दोस्तों। जबकि दोस्तों बचा हुआ आपका सांगली कॉपर प्लेट जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो सांगली कॉपर प्लेट दोस्तों आपका संबंधित है किससे, ये संबंधित दोस्तों गोविंद चतुर्थ से, अर्थात गोविंद फोर्थ से। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये एक बार फिर से दोस्तों आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है दोस्तों, मैच करना है दोस्तों। जहां पर लिस्ट वन में दोस्तों नाम दिए गए हैं वाहनास के, अर्थात इनके जो
देवताओं के जो प्रमुख वाहन होते हैं दोस्तों उनके नाम दिए गए हैं, दूसरे में नाम दिए गए हैं इनके डाइटीज के अर्थात उनके देवताओं के नाम। अब जो लॉयन है, जो शेर है, ये किसकी सवारी है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये है आपके माता दुर्गा की। जबकि यदि हम बात करते हैं ईगल की, किसकी बात करते हैं? ईगल की बात करते हैं। तो ईगल किसका है अर्थात बाज किसका भैया है? बाज किससे एसोसिएट करता है बताइए जल्दी से। बाज जो है किससे एसोसिएट करता है? आप लोग जानते हैं कि डॉग जो है, जो कुत्ता है, भगवान भैरव का यह स्वरूप माना जाता है। जबकि बात करते हैं पीकॉक की, तो पीकॉक एसोसिएट करता है आपको किससे? भगवान कार्तिकेय की। जबकि बाज जो है किससे एसोसिएट करता है? भगवान विष्णु की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न ये है कि मैच द टेम्पल्स इन लिस्ट वन विद द प्लेसेज इन लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में आपके क्या किए गए हैं कि टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट टू में बताया गया है कि ये किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। सबसे पहले नाम दिया गया है बृहदेश्वर टेम्पल। तो तमिलनाडु का जो तंजाउर क्षेत्र है वहां पर आपका क्या है? यह बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि चोल काल का मंदिर है, 11वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास का यह मंदिर, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। और ये आपके तंजाउर में स्थित है यहाँ। और यहाँ से, इस मंदिर से दोस्तों हमको दो गोपुरम के निर्माण की प्राप्ति दिखाई देती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गोपुरम जो है किस मंदिर की विशेषताएं हैं दोस्तों। तो गोपुरम द्रविड़ मंदिर जो होते थे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मंदिर कला के 3 भागों में बांटा गया है। एक दोस्तों आपका नागर शैली, एक आपका बेसर शैली, और तीसरा होता है आपका द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण की विधि को बताता है। दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते थे द्रविड़ तकनीकी के द्वारा बनते थे, जिसको द्रविड़ शैली बोलते हैं। और मध्य भारत में वे मंदिर जो कि नागर के भी और दक्षिण के भी दोनों की कलाओं को अपने साथ मिला लेते हैं, वो बेसर शैली के रूप में जाने जाते हैं। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है आपके द्रविड़ शैली से बना हुआ तंजावुर में स्थित 2 गोपुरम वाला चोल काल में बना हुआ मंदिर है। जबकि दोस्तों हम बात करते थे जगन्नाथ मंदिर की, तो आप लोग जानते होंगे जगन्नाथ से रथ यात्रा निकलती है कहाँ? भैया उड़ीसा, पुरी में। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, सीधी सी बात है। बचा दोस्तों आपका विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है भैया? बहुत सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है। ये आपका हम्पी में स्थित है। बचा आपका लक्ष्मण टेम्पल भैया, ये आपका खजुराहो में स्थित टेम्पल है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा बहुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी प्रश्न को आराम से कर ले जाएंगे। बस इसके पीछे कारण ये दोस्तों कि आपको क्या करना होगा कि चीजों को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना होगा। और जब भी आप किसी चीज को पढ़ें तो आप अच्छे से उस चीज को ज्वाइन करें, चीजों को समझें। दोस्तों पूरी कोशिश होती है हमारी कि दोस्तों आपके साथ जितनी भी प्रकार की चीजें हैं वो आपसे शेयर की जाएं, जितना नॉलेज है आपके साथ उसको बांटा जाए। कारण ये दोस्तों कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप अपने जब भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठे, किसी भी चीज का एग्जाम दें, तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न होने पाए और तुरंत आप उन प्रश्नों को एक झटके में कर ले जाएं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और इनको बताना है कि जो वर्क्स हैं, जो ये कार्य हैं आपके सामने, ये पहले इनमें कौन आया और बाद में कौन आया। क्या करना है इनको आपको बताना है कि ये कार्य पहले, कौन से कार्य पहले किया गया और कौन सा कार्य बाद में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सबसे पहले दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दोस्तों सबसे पहले जो कार्य किया गया दोस्तों वो किया गया स्टडीज ऑन आइस एज इन इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमन कल्चर, सबसे पहले। उसके पश्चात द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इसको लिखा है दोस्तों आपके बी सुब्बा राव ने। जो बी सुब्बा राव दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों जो कि आपकी लिखी गई थी पर्सनालिटी ऑफ इंडिया के नाम से। और बी सुब्बा राव दोस्तों ये कि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दोस्तों जो देवनी मोरी आर्कियोलॉजिकल साइट है, कौन सी दोस्तों? देवनी मोरी आर्कियोलॉजिकल साइट, उन्होंने क्या किया है? इसका एक्सकेवेशन किया है। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। उनकी पुस्तक दोस्तों जो कि दूसरे नंबर पे दोस्तों आएगी। जबकि दोस्तों द प्री हिस्ट्री एंड पैलियोग्राफी ऑफ द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, जो दोस्तों यदि हम इसकी बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे आएगी। बचा दोस्तों आपका द प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्टोरी ऑफ इंडिया, दोस्तों जो कि आपके लिखा है एच डी सांकालिया ने। ये दोस्तों आपके चौथे नंबर पर आए, सॉरी तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या है? आएगी। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1 मिनट दोस्तों, ये जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि इसको दोस्तों एच डी सांकालिया ने लिखा है। आप चाहें दोस्तों में करेक्ट कर सकते हैं। और मुझे जहां तक याद ध्यान में आ रहा है दोस्तों की जो पुस्तक है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्टोरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक एच डी सांकालिया ने लिखी है। ये दोस्तों हमसे कोई मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक बार बता दें, क्योंकि दोस्तों अभी तक हम जो पढ़ा रहे हैं इस समय दोस्तों हमको तो यही नाम याद आ रहा है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं
इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में जो ग्लेशिएशन था जो हिमकाल थे, उनको चार प्रमुख भागों में बांटा जाता है, जिसको हम लोग गुंज, मिंडल, रिस और उर्म के नाम से जानते हैं। तो यही चार नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें मिंडल, गुंज, उर्म, रिस का नाम दिया गया है। इनको क्या करना है आपको, क्योंकि इनको बढ़िया आपको एक क्रम में सजाना है कि कौन पहले हिमकाल आया, सबसे पहला ग्लेशिएशन पीरियड कौन था, सबसे लास्ट का ग्लेशिएशन पीरियड कौन था। जिसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपके सामने बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सबसे पहले दोस्तों आपका आता है वुर्म दोस्तों, उसके पश्चात दोस्तों आपका आता है मिंडल, उसके पश्चात दोस्तों आता है आपका रिस, और सबसे लास्ट में आता है आपका गुंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मिनट। सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा 1 मिनट, मैंने गलती कर दी, हाँ सॉरी, क्षमा चाहूंगा एक बार फिर से, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गए। हाँ, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा गुंज, सबसे पहले आपका आएगा गुंज, फिर आएगा आपका मिंडल, फिर आएगा आपका रिस, और सबसे बाद में आएगा आपका वुर्म। दोस्तों तो इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में लगातार प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गुंज आएगा, उसके पश्चात क्या आएगा भाई, उसके पश्चात आएगा आपका मिंडल, ठीक है। उसके पश्चात आएगा आपका क्या, उसके पश्चात आएगा आपका भैया रिस, और सबसे लास्ट में आएगा आपका वुर्म, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि दोस्तों आपको यहाँ पर चार प्रमुख साइट्स के नाम दिए गए हैं, तो इनकी डेटिंग के हिसाब से, इनके कल्चर सिग्निफिकेंस के हिसाब से आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले दोस्तों नाम दिया गया है हुंसगी का, इसमें अभी बताया कि हुंसगी जो है दोस्तों आपका लोअर पैलियोलिथिक से संबंधित है, अर्थात जो निम्न पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल है, ये उससे संबंधित है। जबकि दोस्तों हमने बताया था जो ज्वालापुरम है आपके मिडिल पैलियोलिथिक से संबंधित है, किससे संबंधित है, मिडिल पैलियोलिथिक से संबंधित है दोस्तों। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर नाम दिया गया बाटा डुम्बालेना और कोल्डिवा का। तो कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा दोस्तों, इनमें पुरास्थल ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर हुंसगी आएगा। उसके पश्चात दोस्तों जो आपका आएगा वो आएगा ज्वालापुरम, अर्थात ये मिडिल पैलियोलिथिक का है। उसके पश्चात दोस्तों आपका आएगा ये बाटा डुम्बालेना तीसरे, और सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर कोल्डिवा दोस्तों, जो कि न्यूलिथिक साइट है, अर्थात जहां से हमको चावल का प्रमाण दोस्तों देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पर आपको चार प्रमुख साइट्स दिए गए हैं। इनको एक बार फिर से दोस्तों आपको क्या करना है कि इनको आपको एक बार फिर से आर्कियोलॉजिकल साइट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। दोस्तों एक बार फिर से आपको ज्वालापुरम का दोस्तों यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है, दूसरा नाम अतिरमपक्कम को, तीसरा दोस्तों मुतंचला जंतुमन चिंतामनुगावी दोस्तों जो कि आंध्र प्रदेश का है, हमने अभी कुछ देर पहले बताया दोस्तों। अपर पैलियोलिथिक पीरियड का दोस्तों ये आपका किसका दोस्तों, तो ये आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ज्वालापुरम दोस्तों आपका मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का है, किसका है दोस्तों, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का है। जबकि दोस्तों आपको जो अतिरमपक्कम है, जहां तक मुझे ध्यान में आया दोस्तों, ये आपके किसका है दोस्तों, तो ये आपके लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का है, किसका है दोस्तों, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का है। अब दोस्तों बचा आपका मुरहाना पहाड़। दोस्तों मुरहाना पहाड़ आपके CAL कार्लाइल जो दोस्तों इन्होंने इसको डिस्कवर किया था दोस्तों, ये आपके जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है ये आपके मेसोलिथिक साइट का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 का, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर इसका 34 का ऑप्शन नंबर डी। अर्थात दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा लोअर पैलियोलिथिक अर्थात आपका तिरमपक्कम, उसके पश्चात मिडिल पैलियोलिथिक का आपका ज्वालापुरम, उसके पश्चात दोस्तों आपका जो अपर पैलियोलिथिक का आपका चिंतामनुगावी दोस्तों जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित आपका इंपॉर्टेंट आपका रॉक केव है, और सबसे लास्ट में आएगा तो आपका मुरहाना पहाड़ जिसको दोस्तों CAL कार्लाइल ने खोजा था, और दोस्तों ये आपका संभवतः मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है। तो ये चीजें दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखो, इसका ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। एक बार फिर से दोस्तों आपको जो चार नाम यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, ये चार नाम आपको इंपॉर्टेंट जो पॉटरीज हैं जो कि आपके प्राचीन समय में चलती थी, जिसको हम लोग दोस्तों NBPW अर्थात नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं। PGW दोस्तों हम लोग बोलते हैं पेंटेड ग्रेव, और हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। तीसरा दिया गया दोस्तों OCP का नाम अकर्ड कलर्ड पॉटरी, और चौथा नाम दिया गया दोस्तों BRW का, जिसको दोस्तों बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर अर्थात काली एवं लाल मृदभांड। इनमें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आता है आपका OCP
कारण ये दोस्तों कि ओसीपी दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं गैरिक मृदभांड, दोस्तों ये आपसे किससे संबंधित है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये संबंधित दोस्तों आपके ताम्र निधि से, अर्थात जो कॉपर होर्स है दोस्तों, ये उनसे एसोसिएट करता है। जबकि दोस्तों जो पीजीडब्ल्यू है दोस्तों, ये आपके आयरन इससे संबंधित है। जो लौह काल है दोस्तों, ये उससे एसोसिएट करता है भारत में। जबकि दोस्तों जो एनबीपीडब्ल्यू काल, ये सबसे बाद में आता है। और बीआरडब्ल्यू जो है दोस्तों, ये आपके मेगालिथिक पीरियड से संबंधित है, अर्थात जो महापाषाण काल है, ये उससे संबंधित है। दोस्तों इनमें सबसे पहले आता है दोस्तों आपका ओसीपी, उसके पश्चात दोस्तों आपका आता है आपका बीआरडब्ल्यू दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है आपका बीजीडब्ल्यू, सबसे लास्ट में आता है दोस्तों आपका एनबीपीडब्ल्यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोस्तों आपका एक, फिर दोस्तों आपका आता है चार, मतलब ये, फिर आपका आता है दो, फिर आपका आता है एक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चल दोस्तों अगले प्रश्न तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दोस्तों चार नाम यहाँ पर दिए गए। अब दोस्तों ये जो मृदभांड के जो बनाने के मृदभांड के प्रकार है, ये वो दिए गए। जैसे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नाम दिया गया चैनल स्पाउटेड एस शेप्ड जार, मतलब कि दोस्तों जो यहाँ पर एक मृदभांडों के बनाने के प्रकार दोस्तों, ये उनके नाम देगा और उनके आधार पर दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको बताना है। अब ये जो टोटी के आकार वाला, एस के आकार का जो घड़ा है, ये पहले आया, या फिर कि गॉबलेट विथ पॉइंटेड बेस, मतलब कि दोस्तों ये जो पैने पेदे वाला गॉबलेट है, ये बाद में आया। कि लोटे के आकार का लोटा शेप्ड जार्स, या फिर स्प्रिंकलर्स। दोस्तों ध्यान रखिए, जो स्प्रिंकलर्स है, ये कुषाण पीरियड में पाया जाता है। किस पीरियड में दोस्तों, जो कुषाण पीरियड है, ये इसकी खासियत दोस्तों कि इसमें हमको स्प्रिंकलर्स के प्रमाण हमको काफी दिखाई देते हैं, जिसको हम दोस्तों उस काल की यह काफी अधिक विशिष्टता भी रही है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों हमको गॉबलेट विद पॉइंटेड बेस देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात दोस्तों चैनल स्पाउटेड, एक मिनट, हाँ, चैनल स्पाउटेड दोस्तों जो एस शेप जार्स हैं, उसके पश्चात हमको इस भांडों का प्रचलन दिखाई देता है। उसके पश्चात दोस्तों जिनको प्रचलन दिखाई देता है वो लोटा शेप जार्स दिखाई देता है। सबसे लास्ट में कुषाण पीरियड में आते आते हमको दिखाई देता है स्प्रिंकलर्स के परमाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 में एक बार फिर से दोस्तों जो शासकों के नाम है, रूलर्स के नाम दिए गए, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले नाम दिया गया राज चोल का दोस्तों, जो कि चोला डायनेस्टी से सेट करते हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपका नाम दिया गया पुलकेशिन सेकेंड का। उसके पश्चात नाम दिया गया दोस्तों सिमुक का दोस्तों, जो कि आपके सातवाहन पीरियड के दोस्तों ये संस्थापक माने जाते हैं, सातवाहन पीरियड से संबंधित दोस्तों। वहीं दोस्तों नाम दिया गया कुमार गुप्त का दोस्तों, जो कि आपके गुप्त पीरियड से एसोसिएट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों, कौन पहले या कौन बाद में दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों आपको सिमुक जो सातवाहन है पहले, सबसे पहले दोस्तों। उसके पश्चात कुमार गुप्त दोस्तों दूसरे नंबर पे। जब दोस्तों यदि हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय, तीसरे सबसे लास्ट में तो चोल राजा जो राजराज चोल है, सबसे लास्ट में आता है। इसमें से इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर दोस्तों आपको राजवंशों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, कौन राजवंश पहले आया, कौन राजवंश बाद में आया दोस्तों, इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा इसमें कदम्ब राजवंश। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, इसमें सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा दोस्तों, इसमें जो कदम्ब राजवंश दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश के रूप में जाना जाएगा। अब इसके पश्चात दोस्तों जो यहाँ पर नाम देगा राष्ट्रकूट का, चंदेल का और चालुक्य का। दोस्तों सब इसके पश्चात इसमें सबसे प्राचीन कौन होगा दोस्तों, इनमें होगा आपका जो चालुक्य राजवंश है वो। उसके पश्चात यदि हम बात करते हैं राष्ट्रकूट की, तो सबसे लास्ट में आते हैं दोस्तों जो पूर्व मध्यकाल में चंदेल है दोस्तों, जिन्होंने खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किया दोस्तों, ये सबसे लास्ट में आएंगे। और इसका सही आंसर क्या दोस्तों, ऑप्शन जो बी है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। तब तक आप चाहे दोस्तों हिंदी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों आपको इनको जो आपके यहाँ पर चार प्रमुख आपके नाम दिए गए दोस्तों, यहाँ पर राजवंशों के, उनको क्या करना है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले नाम दिया गया कर्ण वंश का, दूसरा कदम्ब, तीसरा सातवाहन और चौथा गंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा सबसे पहले दोस्तों आपको कर्ण आते देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात दोस्तों हमको देखने को मिलता है सातवाहन साम्राज्य। उसके पश्चात हमको देखने को मिलता है कदम्ब राजवंश। और दोस्तों सबसे लास्ट में देखने को मिलता है
है गंग राजवंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो असर्शन एंड रीजन के प्रश्न दिए गए। असर्शन दोस्तों सबसे पहले कहा गया है कि लेट स्टोन एज साइट ऑफ ऑल काइंड्स आर वेरी न्यूमरस इन वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया एंड मेनी रॉक शेल्टर्स एंड फैक्ट्री साइट्स आर एक्सट्रीमली रिच। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया है आपसे कि दोस्तों पश्चिमी मध्य भारत में जो परिवर्ती पाषाण युगीन सभी प्रकार के स्थल दोस्तों उनकी संख्या काफी ज्यादा है, वो बहुसंख्यक मात्रा में हमको दिखाई देते हैं। और दोस्तों इनमें कई शैलगृह तथा दोस्तों उद्योग स्थलों से संबंधित हैं। पहला फैक्ट दिया गया, तो क्या ये सही है या फिर गलत है? और दूसरा जो रीजन बताया गया दोस्तों, बिकॉज इन अदर रीजन्स of the India there are no rock shelters and suitable raw materials। अब देखिए ये बात कहना कि बाकी भारत के जो क्षेत्र हैं वहां पर कोई भी रॉक शेल्टर्स हमको नहीं देखने को मिलते हैं और वहां पर कोई भी रॉ मटेरियल्स हमको देखने को नहीं मिलता है, इस वजह से वहां पर रॉक शेल्टर्स देखने को नहीं मिलते। तो क्या है जो दोनों फैक्ट बताए गए हैं वो सही हैं या गलत है दोस्तों? तो ये आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो ये है कि लेस्ट स्टोन एज साइट ऑफ ऑल काइंड वेरी न्यूमरस, बाद की जो आपकी पाषाण काल की जिनकी बहुत संख्या बहुत अधिक है, दोनों जो फैक्ट है वो क्या है? आपके गलत हैं। इस वजह से ऑप्शन जो सी होगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, एक बार फिर से आपको सस्टेंस रीजन के प्रश्न दिए गए दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है कि टिपिकल ओल्डवान साइट, मतलब कि दोस्तों जो विशिष्ट ओल्डवान पुरास्थल हैं, द ओल्डेस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स आर फाउंड ओनली इन अफ्रीका। मतलब दोस्तों विशिष्ट ओल्डवान स्थल जो पूरा पाषाण स्थलों में प्राचीनतम माने जाते हैं दोस्तों, यह केवल और केवल अफ्रीका से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये जो चीजें कहना कि टिपिकल ओल्डवान साइट केवल और केवल हमको जो कि आपके ओल्डेस्ट आपके पैलियोलिथिक साइट के रूप में जाने जाते हैं, ये केवल अफ्रीका से मिले हैं, क्या ये बातें कहना सही है या जो ये फैक्ट दिया गया क्या ये सही है या गलत है? तो दोस्तों देखिए जो चीजें हैं कि टिपिकल ओल्डवान साइट हमको अफ्रीका से देखने को मिलते हैं, ये फैक्ट आपका सही है। लेकिन ये कहना कि बिकॉज होमो हैबिलिस डिड नॉट एक्सपेंड आउट ऑफ अफ्रीका, ये जो फैक्ट है वो क्या है? गलत है। बिकॉज कि हमको होमो हैबिलिस के साक्ष्य अफ्रीका के बाहर भी मिले हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से जो फैक्ट है आपका रीजन जो है वो क्या है? गलत है। इस वजह से ऑप्शन में जो सी होगा उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब जब भी आप होमो हैबिलिस को देखते हैं तो भैया होमो हैबिलिस को देखते हुए एक चीज ध्यान रखिएगा, यह प्रथम मानव प्रकार था, यह प्रथम ऐसा मानव प्रकार था कि जिसने सबसे पहले बार उपकरण का निर्माण किया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, द फर्स्ट मैन हु मेक्स द टूल, मतलब वह प्रथम मानव प्रकार कौन है जिसने कि सबसे पहले उपकरणों का निर्माण किया था? तो ये आपका होमो हैबिलिस उन्हीं में से एक है। आगे चलते दोस्तों अगले आपके प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है भैया, क्वेश्चन नंबर 42, जिसका आपका सेशन रीजन के प्रश्न है। और सेशन में कह रहा है कि द ऑथर्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर्स, द ऑथर्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया वर एनाटॉमिकली मॉडर्न होमो सेपियंस। मतलब उसमें यहाँ पर यह कहा जा रहा है आपसे कि भारत में मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के जनक जो हैं वो आपके आधुनिक होमो सेपियंस थे। तो क्या ये बात सही है कि जो मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति भारत में मानी जाती है उसके जो जनक हैं, उसके जो निर्माण करता है वो होमो सेपियंस को माना जाता है? तो कोई जो ये रीजन यहाँ पर जो आपका शासन दिया गया है क्या वो सही है? रीजन क्या बताया गया है कि इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंशन ऑफ होमो सेपियंस फ्रॉम आउट ऑफ अफ्रीका। मतलब कि ये जो होमो सेपियंस हैं उनके अफ्रीका से बाहर के जो विस्तार है उनको संबंधित करता है, उनको बताता है कि इस प्रकार से जो होमो सेपियंस जो पहले अफ्रीका के क्षेत्रों में थे अब वो भारत क्षेत्रों में आ रहे हैं, वही मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर जो है भारत में क्या कर रहे हैं? इवॉल्व कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। तो क्या ये जो रीजन और आपके जो शासन दिए गए वो सही है या गलत है आपको बताना है। तो भैया ये जो चीजें हैं कि द ऑथर्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर होमो सेपियंस, क्या आपका फैक्ट क्या है? सही है। जब जो रीजन बताया गया कि इट इज कॉल्ड टू एक्सपैंड ऑफ होमो सेपियंस फ्रॉम आउट ऑफ अफ्रीका, जो ये चीजें क्या है ये आपका गलत है। इस वजह से ऑप्शन जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 43 की तरफ। क्वेश्चन 43 आपके सामने है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन सेमी एरिड एरिया। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विकास जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हुआ। क्या ये चीजें सही हैं या गलत हैं ये आपको बताना है। तो भैया बिल्कुल सही बात है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो विकास है वो किस क्षेत्र में हुआ? अर्ध शुष्क क्षेत्र में हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें आपका गुजरात का आप क्षेत्र देख लीजिए, ये क्षेत्र है आपके, राजस्थान का क्षेत्र देख लीजिए, हरियाणा का क्षेत्र देख लीजिए, ये जो आपके अर्ध शुष्क एरिया जहाँ पे आपका आप पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को देख लीजिए, मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो आपके सेमी एरिड एरियाज हैं और इनमें आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का विकास होता हुआ हमको दिखाई देता है। जबकि रीजन क्या दिया गया है कि दिस वाज बिकॉज रिवर वाटर वाज फ्रीली अवेलेबल इन दीज एरियाज। अब देखिए यहाँ पर
क्या कहते हैं कि जो रीजन बताया गया कि यहाँ पर रिवर जो है वो काफी फ्रीली अवेलेबल था, जबकि ऐसी बातें नहीं है। कई सारे आपको ऐसे पुरास्थल मिलेंगे जहां पर कि आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं मिलेंगे। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो ए है कि पहला जो रेफरेंस दिया गया सही है, रीजन क्या है वो आपका गलत है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। प्रशासन ये बताया गया कि मेगालिथिक पीपल कुड नॉट डेवलप्ड अर्बनाइजेशन, अर्थात मेगालिथिक जो काल के लोग थे, महापाषाण काल के लोग थे, उनके द्वारा अर्बनाइजेशन अर्थात नगरीकरण को डेवलप नहीं किया जा सका, उसका विकास नहीं किया जा सका। तो भैया सिंपल सी बात है कि बृहद पाषाण के लोगों के द्वारा जो नगरीकरण है वो विकसित नहीं किया गया, पहली बात, जो कि आपका बिल्कुल क्या है, सही भी है। क्योंकि आप जब मेगालिथिक पीपल्स को देखते हैं, मेगालिथिक कल्चर्स को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि दे लिव्ड इन क्या कहते हैं विलेज सिनेरियो, अर्थात तो ग्रामीण सभ्यता की तरह उनका जीवन यापन था। और जब ग्रामीण सभ्यता है तो भैया तो वहां पर नगरीकरण का विकास संभव नहीं होगा। जबकि रीजन बताया गया कि बिकॉज आयरन टूल्स वर नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑन बिग स्केल। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बृहद पाषाण काल में भले ही हमको लोहे के उपकरण हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बात कि वहां पर जो लोहे के उपकरण है कि वो क्या कहते हैं कि लोहे के उपकरणों का प्रयोग कृषि के उपयोग में नहीं लाया जाता, ये बात क्या है, गलत है। लोहे के उपकरण हमको भर भर के हमको क्या करते हैं कि आयरन एज में, सॉरी, जो मेगालिथिक पीरियड के लोग हैं उनको देखने को मिलता है, उनका उपयोग भी वो क्या करते थे, कृषि के कार्यों में करते थे। अब इस वजह से इसका ऑप्शन में जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45 जो दिया गया कि द गुप्ताज बिल्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल। अब आप सभी जानते हैं कि भैया गुप्त काल में स्ट्रक्चरल टेम्पल का निर्माण किया गया था, ये बात क्या है आपका, सही है, बिल्कुल सही बात है। जबकि रीजन क्या बताया गया कि बिकॉज दे डिड नॉट नो द रॉक कट टेक्नोलॉजी, ये जो आपका फैक्ट है वो क्या है, गलत है। गुप्त काल के लोग रॉक कट टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे, ये बात क्या है, गलत है। जबकि उन्हीं ने काल में चाहे दशावतार का मंदिर, रचना कुठारा का मंदिर, कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो गुप्त काल में हमको बने हुए दिखाई देते हैं, और ये सब गुप्त काल में सबसे पहली बार स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। इस वजह से कि जो पहला असर्शन है वो सही है, और जो रीजन बताया गया कि वो रॉक कट टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे, गलत है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का सी। ठीक है, आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दिया गया सेशन कि द सातवाहनास गॉट रॉक कट केव्स एक्सकेवेटेड। मतलब कि दोस्तों आपसे प्रश्न ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोस्तों जो सातवाहन काल के लोग हैं उनको शैल गुफाओं की सातवाहन काल में शैल गुफाओं की खुदाई की गई थी। तो क्या इफेक्ट है, रीजन क्या बताया गया है कि बिकॉज दे डिड नॉट नो ब्रिक टेक्नोलॉजी। मतलब कारण ये बताया गया क्योंकि उन्हें ईट बनाने की तकनीक ज्ञात नहीं थी, जानकारी नहीं थी, इसी वजह से सातवाहन काल में रॉक कट केव्स को क्या किया गया, एक्सकेवेट किया गया। तो क्या है जो रीजन और आपके सजेशन बताए गए वो सही है या गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात द सातवाहनास गॉट रॉक कट केव्स एक्सकेवेटेड। ये जो आपका फैक्ट है वो क्या है, गलत है। और जो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आर दिया गया है वो क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया गया कि अशोकन कॉलम्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इरानियन पिलर, और रीजन बताया गया बट अशोकन पिलर्स आर नॉट मोनोलिथिक लाइक इरानियन पिलर्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन 48 दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रोमन क्वाइंस आर फाउंड इन मेनी प्लेसेज ऑफ साउथ इंडिया, जो कि बिल्कुल सही है। जिसमें आपके जो आपके अरिकामेडू है वहां से आपके काफी सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं रोमन साम्राज्य के। अन्य पुरास्थलों से भी प्राप्त हुए, चाहे वो मेगालिथिक पीरियड के भी एक दो पुरास्थल जहां से हमको रोमन शासकों के सिक्के देखने को मिलते हैं, जिसमें राजा अगस्टस का भी सिक्का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही रीजन बताया गया है कि साउथ इंडिया वॉज इन ट्रेड कॉन्टैक्ट विद रोमन वर्ल्ड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है 48 का, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 49 की तरफ। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि द पंच मार्क्ड कॉइंस डू नॉट हैव एनी लीजेंड। मतलब कि दोस्तों जो आपके आहत सिक्के थे उन पर कोई मुद्रा लिपि नहीं मिलती है, ये कहा गया है दोस्तों यहाँ पर। जबकि द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नॉट नोन एट टाइम। देखिए भाई, आहत मुद्राओं पर हमको किसी प्रकार का क्या कहते हैं कि लिपि नहीं मिलती, बात तो सही है, लेकिन वहां पर यह कहना है कि उस काल में हमको किसी लिखित साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिलता, वो लिखना नहीं जानते थे, ये बातें कहना क्या है, गलत है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज
कोवल विद द साउदर्न न्यूलिथिक कल्चर, मतलब कि भैया जो आपका सैंधव सभ्यता है ये दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के समकालीन थी। बिल्कुल सही बात है भैया, दक्षिणी जो आपका नवपाषाण कालीन संस्कृति है वो उसके समकालीन मानी जाती है, और उसके डायरेक्ट आपके कई सारे ऐसे एविडेंस है जो ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कई सारे ऐसे वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए जो साउदर्न न्यूलिथिक कल्चर था, जो साइट्स थे, उनके डायरेक्ट आपके क्या थे, कनेक्शन में थे, उनसे जुड़े हुए थे। रीजन क्या बताया गया कि साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन आर नॉट फाउंड इन साउदर्न इंडिया, बिल्कुल सही बात है। वे देखिए ऐसा तो है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके पुरास्थल है ये साउदर्न इंडिया में हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ये भी जो आपका फैक्ट है वो क्या है, सही है। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो आपका सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साउदर्न इंडिया में हमको उतने प्रमाण देखने को सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं मिलते। महाराष्ट्र तक आपका जो इलाका है, जो दायमाबाद है, अहमदनगर जिला, वो वहां पर लास्ट में हमको इस चीजों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में आपसे 2011 का दोस्तों जो आपका प्रश्न पत्र था दिसंबर 2011 दोस्तों हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। इसके पहले दोस्तों हम आगे की जो आपके 2004 से लेकर 2011 जून तक का पेपर था हमने उसको डिस्कस किया। दोस्तों यदि आप चाहें तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या फिर दोस्तों यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको आप पूछ सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि दोस्तों आप आर्कियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों तो साथ में हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर, हमारे पेड कोर्स के माध्यम से जुड़कर उसको भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।